अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल विजुअल मेडिसन। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपरनेट्रीमिया। हाइपरनेट्रीमिया इज अ सीरम सोडियम कंसंट्रेशन मोर देन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर. It almost always reflects a deficit of water relative to sodium rather than an excess of sodium. हाइपरनेट्रीमिया असल में क्या है? हाइपरनेट्रीमिया का मतलब है कि जब सीरम सोडियम कंसंट्रेशन नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए। जैसे कि पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम सोडियम कंसंट्रेशन जो है वो है इट्स बिटवीन द 135 टू 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। तो जब ये इस नॉर्मल रेंज से बढ़ जाए तो उसका हम हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। और ये यूजुअली रिफ्लेक्ट करता है कि इसमें जो वाटर लॉस है वो ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से सोडियम की रिटेंशन शो हो रहा है और उसको हम हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। यानी डेफिसिट ऑफ वाटर या फ्री वाटर लॉस होता है, जिसकी वजह से सोडियम जो है उसकी इतनी लॉस नहीं होती वाटर के साथ। और वाटर की जब डिफिशिएंसी हो जाती है तो उसमें सोडियम की कंसंट्रेशन फिर हमें ज़्यादा शो होता है, तो उसका हम हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि हम क्लासिफाई कैसे करते हैं हाइपरनेट्रीमिया को। तो जैसे कि हमने हाइपरनेट्रीमिया के वीडियो में तब एक्सप्लेन किया था कि हम 3 कैटेगरीज में हाइपरनेट्रीमिया को जैसे डिवाइड किया था, यहाँ पर भी हम क्लासिफाई करते हैं हाइपरनेट्रीमिया को ऑन द बेसिस ऑफ सेवेरिटी, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम स्टेटस। ऑन द बेसिस ऑफ सेवेरिटी हम देखते हैं तो हाइपरनेट्रीमिया की 3 टाइप से, फर्स्ट वन इज माइल्ड, देन मॉडरेट, देन सवेयर। माइल्ड हाइपरनेट्रिया हम तब बोलते हैं जब सीरम सोडियम कंसंट्रेशन जो है वो इट्स मोर देन 145 बट इट्स इन बिटवीन द रेंज ऑफ 146 टू 150। तो इसका हम माइल्ड हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है मॉडरेट। जब सीरम सोडियम कंसंट्रेशन 150 से बढ़ जाए एंड इट्स बिटवीन द रेंज ऑफ 151 टू 159 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, तो उसका हम मॉडरेट हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। नेक्स्ट है सवेयर हाइपरनेट्रीमिया। तो जब 160 से ये बढ़ जाए सीरम सोडियम कंसंट्रेशन तो वो सवेयर हाइपरनेट्रीमिया है। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन। तो जो अगर हाइपरनेट्रीमिया की ड्यूरेशन इज लेस देन 48 आवर तो उसको हम एक्यूट हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। इफ द ड्यूरेशन ऑफ हाइपरनेट्रीमिया इज ग्रेटर देन 48 आवर्स और 72 आवर्स अननोन ड्यूरेशन है तो उसको हम फिर क्रॉनिक हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है वॉल्यूम स्टेटस की बेस पर हम कैसे क्लासिफाई करते हैं हाइपरनेट्रीमिया को। तो जैसे हमने हाइपोनेट्रीमिया को क्लासिफाई किया था कि हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया है, एक यूवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया है और थर्ड वन इज हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया। अब नेक्स्ट हम एक्सप्लेन करते हैं डिटेल में कि हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया की काजेस क्या है, इस तरह यूवोलेमिक के और हाइपरवोलेमिक के। तो सबसे पहले हमारे पास आता है यूवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया। यूवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया में जैसे कि हाइपोनेट्रीमिया होता था सेम उसी तरह है कि हाइपोवोलेमिक में इस तरह होता है कि दोनों वाटर लॉस भी होता है, सोडियम लॉस भी होता है, लेकिन जो वाटर लॉस है इट्स मोर देन सोडियम लॉस, जिसकी वजह से हमारे पास वाटर की डिफिशियंसी बहुत ज़्यादा होती है। तो फिर भी सोडियम थोड़ा सा ज़्यादा रह जाता है वाटर में, तो उसको फिर हम हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया बोलते हैं। और उसकी फिर 2 टाइप्स ऑफ काजेस है, एक रीनल काजेस है और एक एक्स्ट्रा रीनल काजेस है। जिस तरह की हाइपोवोलेमिक में हमने बताया था, तो एक्स्ट्रा रीनल काजेज में हमारे पास डायरिया आता है, वोमिटिंग आता है, एक्सेसिव स्वेटिंग हो सकता है, बर्न्स हो सकता है और फीवर हो सकता है। और जो रीनल काजेज है उसमें ऑस्मोटिक डायूरिसिस हो सकता है, यानी हाइपर ग्लाइसीमिया जिसे है मोनिटोल है, उसकी वजह से ऑस्मोटिक डायूरिसिस होता है। लूप डायूरेटिक्स की ओवर यूज से हो सकता है, इस तरह पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव डायूरिसिस की वजह से भी हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है यूवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया। तो यूवोलेमिक का मतलब है कि सीरम की सोडियम कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल है, लेकिन बहुत ज़्यादा वाटर लॉस हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्री वाटर प्योर वाटर लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से सोडियम जो है वो सीरम में ज़्यादा हो जाता है। तो उसके क्या क्या काजेस हो सकते हैं, इसमें सबसे पहले हमारे पास आता है डायबिटीज इंसिपिडस हो सकता है, बोथ सेंट्रल और नेफ्रोजेनिक। इनएडुकेट वाटर इनटेक हो सकता है, इम्पेयर्ड थर्स्ट जैसे एल्डरली
एल्डरली पीपल्स में होता है, अनकॉन्शियस पेशेंट्स में हो सकता है। सर एक्सेसिव इनसेंसिबल वाटर लॉस जैसे फीवर में होता है और हाइपर वेंटिलेशन में होता है। तो ये यूलेमिक हाइपर वेंटिलेशन के काजेस है। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया। इसमें इस तरह होता है कि बोथ सोडियम और वाटर बोथ की रिटेंशन होती है, दोनों की गेन होती है और रिटेंशन होती है, लेकिन सोडियम की जो गेन या रिटेंशन है वो ज़्यादा होती है इस कंपेयर टू द वाटर गेन। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया। और उसके क्या क्या काजेस हो सकते हैं? सबसे पहले इसमें आता है हाइपरटोनिक सेलाइन एडमिनिस्ट्रेशन। अगर ये सेलाइन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाए तो उसकी वजह से हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया हो सकता है। इस तरह सोडियम बाइकार्बोनेट इन्फ्यूजन से भी हो सकता है अगर ओवरडोज में लिया जाए। इस तरह एक्सेस साल्ट इंजेक्शन से हो सकता है और ये रियर काज से। इस तरह हाइपर अल्डोस्टेरोनिज्म हो सकता है, ये भी रिस्क फैक्टर है हाइपरवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया के लिए। तो ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम स्टेटस हमने क्लासिफाई किया हाइपरनेट्रीमिया को। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्या है हाइपरनेट्रीमिया में। तो ये मोस्ट कॉमनली जो आता है हाइपरनेट्रीमिया, ये एल्डरली पेशेंट्स में हो सकता है, इन्फेंट्स में, आईसीयू पेशेंट्स में। इस तरह एल्डर मेंटल स्टेटस में होता है, मैकेनिकल वेंटिलेशन पे जो पेशेंट्स होते हैं इस तरह, और जो लिमिटेड एक्सेस टू द वाटर होता है यानी जिसका वाटर इनटेक कम होता है या वाटर लॉस ज़्यादा होता है। तो ये सारे जो है ये रिस्क फैक्टर्स है हाइपरनेट्रीमिया के लिए। अब नेक्स्ट जो क्लिनिकल फीचर्स है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो जो हमारे पास माइल्ड हाइपरनेट्रीमिया होता है इसमें पेशेंट हमारे पास इंटेंस दस्ट के साथ आएगा, ड्राई माउथ होगा, वीकनेस होगी और इरिटेबिलिटी होगी। अगर मॉडरेट हाइपरनेट्रीमिया होगा तो इसमें वही सिम्टम्स होंगे जैसे कि लिथार्जी, रेस्टलेसनेस, मसल ट्विचिंग, कन्फ्यूजन होगा। और अगर सेवियर हाइपरनेट्रीमिया होगा तो इसमें सीजर्स होंगे, कोमा होगा, इंट्राक्रेनियल हेमोरेज हो सकता है और डेथ भी हो सकता है। तो ये सारे क्लिनिकल फीचर्स हैं हाइपरनेट्रीमिया के। अब नेक्स्ट हम देखते हैं पैथोफिजियोलॉजी को। तो जैसे हमने हाइपोनेट्रीमिया में पढ़ा था, यहाँ पर भी वही है कि अगर सीरम की सोडियम कंसंट्रेशन बढ़ जाए यानी जो हाइपरनेट्रीमिया होता है, तो ऑब्वियसली जो प्लाज्मा की ऑस्मोलरिटी है वो भी बढ़ जाएगी। और प्लाज्मा की जब ऑस्मोलरिटी बढ़ जाएगी तो इसका मतलब है कि वहाँ पर वाटर की कंसंट्रेशन कम हो गई है। तो वाटर जो है वो आउट ऑफ ब्रेन सेल्स आएगा, यानी वाटर जो है वो ब्रेन सेल से बाहर निकल आएगा, जिसकी वजह से ब्रेन सेल्स जो है वो श्रिंक हो जाएंगे और हमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आएंगे। क्रोनिक हाइपरनेट्रीमिया में हम बात करते हैं तो जो ब्रेन सेल्स है वो मोस्टली क्या करते हैं, वो इंट्रासेलुलर ऑस्मोलाइट्स को रिस्टोर करते हैं टू रिस्टोर द सेल वॉल्यूम, मेकिंग रेपिड करेक्शन डेंजरस रिस्क ऑफ सेरेब्रल एडिमा। तो वही जो हमने हाइपोनेट्रीमिया में बात की थी कि क्रोनिक कंडीशन में क्रोनिक हाइपोनेट्रीमिया हो या हाइपरनेट्रीमिया हो तो क्रोनिक स्टेट को हम रेपिडली करेक्ट नहीं करते क्योंकि उसकी वजह से फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। अब नेक्स्ट आते हैं हम डायग्नोसिस पे कि हम डायग्नोस कैसे करेंगे हाइपरनेट्रीमिया को। तो सबसे पहले हम हिस्ट्री लेते हैं पेशेंट से। तो हम पेशेंट से वाटर इनटेक के बारे में पूछेंगे कि अगर वो वाटर इनटेक उनका कम हुआ है। इस तरह डायरिया के बारे में पूछेंगे, वोमिटिंग हो सकता है, एक्सेस यूरिन आउटपुट हो सकता है, यानी ये तो प्री वाटर लॉस की वजह से हो सकता है ना हाइपरनेट्रीमिया, तो एक्सेस यूरिन आउटपुट हो सकता है, फीवर हो सकता है पेशेंट को। इस तरह ड्रग हिस्ट्री में पेशेंट डायूरेटिक्स पे होगा, लिथियम यूज पे होगा। इस तरह अल्टर कॉन्शियसनेस पेशेंट को आएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम मोस्टली वॉल्यूम स्टेटस को असेस करते हैं। तो अगर हाइपोवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया होगा तो पेशेंट ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ आएगा, पुअर स्किन टर्गर होगा, हाइपोटेंशन होगी, टेकिकार्डिया होगा। अगर यूवोलेमिक हाइपरनेट्रीमिया होगा तो इसमें एडिमा भी नहीं होगा। ऑलमोस्ट नॉर्मल एग्जामिनेशन पे पेशेंट जो है वो नॉर्मल अपेयर होगा ऑन द एग्जामिनेशन। नॉर्मल स्लाइड साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन भी हो सकते हैं। इसके अलावा हाइपरवोलेमिया हाइपरनेट्रीमिया होगा तो इसमें पेशेंट के एग्जामिनेशन में हम देखेंगे कि एडिमा होगा, पेशेंट को एलिवेटेड जेपीयू होगी यानी जुगुलर वेनस प्रेशर होगा, क्रिकल्स होंगे यानी अगर फ्लूइड ओवरलोड होगा तो इसमें क्रिकल्स हो सकते हैं।
अगर हम इन्वेस्टिगेशन हम करवाते हैं फिर पेशेंट की कि हम कंफर्म करें कि आई हाइपरनेट्रीमिया है या नहीं, तो उसके लिए हम जो लेबॉरेटरी टेस्ट करते हैं सबसे पहले इसमें हम सीरम सोडियम करते हैं, सीरम ऑस्मोलिटी करते हैं, इस तरह यूरिन सोडियम और यूरिन ऑस्मोलिटी करते हैं। इसके अलावा ब्लड ग्लूकोज भी कर सकते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट भी करवाते हैं और वाटर डिफ्रेशन टेस्ट भी करते हैं अगर हमें डायबिटीज़ इंसिपिडस सस्पेक्ट कर रहे हैं तो उसमें हम वाटर डिप्रेशन टेस्ट करवाते हैं पेशेंट के। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले हमारा जो स्टेप है, और ये स्टेप जो है हम मोस्टली वो सारे मेटाबॉलिक डिजीजेस में हम यही स्टेप फॉलो करते हैं कि हम अंडरलाइंग काज को ट्रीट करते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है कैलकुलेट द फ्री वाटर डिफिसिट। हम फ्री वाटर लॉस या फ्री वाटर डिफिसिट को कैलकुलेट करते हैं कि आया बॉडी से कितना वाटर लॉस हो रहा है। इसके अलावा हम जो वाटर लॉस हो रहा है उसको हम ग्रेजुअली रिप्लेस करते हैं। फ्लूइड्स को हम देखते हैं कि हम क्या क्या फ्लूइड्स दे सकते हैं, तो हम अकॉर्डिंग टू वॉल्यूम स्टेटस देखते हैं। ओरल वाटर भी दे सकते हैं पेशेंट को, पेशेंट इज़ एबल टू ड्रिंक तो हम ओरल वाटर देते हैं। नेक्स्ट 5% डेक्स्ट्रोज वाटर है तो ये भी हम दे सकते हैं। इसके अलावा हम 0.45% नॉर्मल सलाइन यानी जो हाफ नॉर्मल सलाइन है वो देते हैं टू करेक्ट बोथ वाटर एंड सोडियम डिफिशिएंसी और रिप्लेसमेंट। ए पेशेंट इज हाइपोवोलेमिक विद शॉक। अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया तो फिर हम वहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट रिस्टोर द इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम विद 0.9% नॉर्मल सलाइन देन रिप्लेस प्री वाटर डिफिसिट। तो अगर पेशेंट हाइपोवोलेमिक शॉक में चला गया तो सबसे पहले वहाँ पर हम जो नॉर्मल सलाइन है 0.9% वो देते हैं ताकि जो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम है वो रिस्टोर हो जाए। उसके बाद हम प्री वाटर डिफिशियंसी जो है यानी प्री वाटर लॉस जो है उसको रिप्लेस करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है रेट ऑफ करेक्शन। जैसे कि पहले भी मैंने आप लोगों को बात की कि एक्यूट हाइपरनेट्रीमिया है और एक क्रोनिक हाइपरनेट्रीमिया है। तो एक्यूट को हम रेपिडली करेक्ट करते हैं अगर सिम्टम्स सवेयर हो, लेकिन जो क्रोनिक हाइपरनेट्रीमिया है उसको हम यूजुअली ग्रेजुअली और स्लोली हम ट्रीट करते हैं और करेक्ट करते हैं। यानी जो अगर हम सीरम की सोडियम कंसनट्रेशन का हम कम करेंगे तो एट अ रेट ऑफ 10 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर करते हैं विद इन 24 आवर, इससे ज़्यादा हम नहीं करते। और जो पर आवर इसकी रेट है वो है 0.5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। डू नॉट करेक्ट टू रिपीटली टू अवॉइड सेरेब्रल एडिमा, मॉनिटर सीरम सोडियम एवरी 4 to 6 आवर्स। तो जो हम क्रोनिक हाइपरनेट्रीमिया को करेक्ट करते हैं तो सबसे पहले तो यही बात कि आप लोग स्लोली और ग्रेजुअली एट अ रेट ऑफ 10 to 12 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर विद इन 24 आवर, इस रेट से हम करेक्ट करते हैं। और साथ में हम देखते हैं कि सेरेब्रल एडिमा ना हो पेशेंट को, जिस वजह से हम रिपीटली करेक्ट नहीं करते कि क्योंकि ये रिस्पेक्टर होता है फिर सेरेब्रल एडिमा के लिए। और साथ में हम सीरम सोडियम को भी मॉनिटर करते हैं विद इन 4 to 6 आवर्स। अब हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करते हैं कि हाइपरनेट्रीमिया की कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है। तो अगर हाइपरनेट्रीमिया को हम टाइम पर ट्रीट ना करें और ये अनट्रीटेड रह जाए तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसमें सवेयर डिहाइड्रेशन हो सकता है, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकता है, सीजर हो सकता है, कोमा हो सकता है और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकता है। रैपिड करेक्शन की वजह से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, सेरेब्रल एडिमा हो सकता है, सीजर हो सकते हैं और परमानेंट न्यूरोलॉजिकल इंजरी भी हो सकती है। अब नेक्स्ट हम आते हैं कि नॉर्मल की जो सोडियम रेंज है ये आप लोग को हर हाल में याद होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग जब भी कोई रिपोर्ट देखते हैं सीरम इलेक्ट्रोलाइट की, यूरिन इलेक्ट्रोलाइट्स की, तो आप लोग को जब नॉर्मल रेंज का पता होगा तो आप लोग डिटेक्ट कर सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं कि आया पेशेंट को हाइपोनेट्रीमिया है या हाइपरनेट्रीमिया है। तो मैं जैसे बार बार आप लोगों को बताती हूँ कि नॉर्मल सोडियम रेंज जो है वो है इट्स बिटवीन द 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट। तो अगर इससे 135 से कम हो जाए तो वो हाइपोनेट्रीमिया होगा, और अगर 145 से बढ़ जाए तो वो ऑफ कोर्स हाइपरनेट्रीमिया होगा। नेक्स्ट हम एग्जाम रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो आप लोगों को याद होने चाहिए। उसमें सबसे पहले हमारे पास आता है कि नॉर्मल सोडियम जो रेंज है वो आप लोग को याद होना चाहिए, इट्स बिटवीन द 135 to 145, और जब हाइपरनेट्रीमिया होगा तो इट्स मोर देन 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और जो मोस्ट कॉमन मैकेनिज्म है वो है प्री वाटर लॉस एक्सीड दी सोडियम लास्ट। और जो मोस्ट कॉमन काज है अडल्ट्स में वो है इनएडिक्वेट वाटर इनटेक combined with water loss, or diabetes insipidus is also a classic cause of euvolemic hypernatremia. Thirst is an early and important symptom। hypernatremia में हमेशा
पेशेंट जो है वो एक्सेस थर्स्ट के साथ आएगा। और करेक्ट हाइक्रोनिक हाइपरट्रीमिया hypernatremia slowly to avoid cerebral edema. In hypovolemic hypernatremia with shock, restore first the intravascular volume with isotonic saline यानी 0.9% normal saline, then correct free water loss, free water deficit. Always classify by volume status, duration, underlying cause before the treatment. Thank you so much for watching here.